नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम उन क्षेत्रों की, उन जगहों की, उन अवस्थितियों की चर्चा करते हैं जो बीते सप्ताह किसी न किसी कारण से चर्चा में रहती हैं, न्यूज़ में रहती हैं। मेरा नाम खुशहाल है और लास्ट एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से हम इस एपिसोड की शुरुआत करने वाले हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि जो पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम एक अभ्यास प्रश्न पिछले एपिसोड में जो भी पूछते हैं उसके एक्सप्लेनेशन, उसका उत्तर हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से और नए क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पिछले हफ्ते क्योंकि हमने आपसे ये पूछा था, सवाल था कि किसी राज्य की राजधानी के संदर्भ में आमतौर पर यह माना जाता है कि इसकी अवस्थिति केंद्रीय होनी चाहिए ताकि लोग प्रशासनिक जुड़ाव महसूस कर सके। ऐसे में निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी की भौगोलिक अवस्थिति सबसे बेहतर है? दरअसल सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में बस ये पूछा गया है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या आप सभी राज्यों की राजधानी की अवस्थिति से अच्छे से परिचित हैं या नहीं हैं। तो ऑप्शन दिए गए थे कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। और एक बार हम देख लेते हैं कि क्यों इसका उत्तर कर्नाटक, त्रिपुरा या उत्तराखंड नहीं है। तो मैप के जरिए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इम्फाल की जो अवस्थिति है वो लगभग कहाँ है? केंद्र में है। इम्फाल की अवस्थिति मणिपुर के लगभग केंद्र में है। तो लोगों की पहुंच मणिपुर के प्रत्येक क्षेत्र में से लगभग बराबर दूरी पर रहेगी। ठीक। अब कर्नाटक की राजधानी क्यों इसका उत्तर नहीं है? क्योंकि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु की अवस्थिति कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। ये तो जो उत्तर और उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं कर्नाटक के, वो उनकी जो पहुंच है बेंगलुरु तक वो थोड़ी दूर हो जाती है। एक ऑप्शन हमारे पास था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, जो कि कहाँ है? ये भी पश्चिम की तरफ अधिक है, पश्चिम की तरफ है पूरे तरीके से। तो जो नेपाल से जुड़े हुए या नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, उनकी पहुंच क्या हो जाती है? देहरादून से काफी दूर हो जाती है। और जो अंतिम एक और ऑप्शन था वो हमारे पास क्या था? त्रिपुरा। तो सेम चीज है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। तो जो इस तरफ के क्षेत्र हैं ये बिल्कुल कहाँ है? बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो जो इस तरफ के क्षेत्र हैं उनसे इसकी पहुंच क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो जो सबसे सटीक यहाँ पर राजधानी की अवस्थिति जो केंद्र में दिखाई दे रही है वो क्या है? वो है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो इसलिए ऑप्शन क्या है? इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले सवाल से। आज के एपिसोड का पहला सवाल है, हाल ही में सूडानी सेना ने इथोपियाई सैनिकों को, अपने 7 सैनिकों को मारकर उनके शवों को आम जनता के सामने प्रदर्शित करने का आरोप लगाया है। अब हमें इसी क्षेत्र के कुछ प्रांत हैं, कुछ क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें देखना है कि क्या उनकी अवस्थिति ठीक दी है या नहीं दी है। तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्र हैं दारफुर, खार्तूम, सोमाली और टाइग्रे। दारफुर के बारे में लिखा है कि इसकी अवस्थिति दक्षिणी सूडान है, खार्तूम सूडान, सोमाली सोमालिया और टाइग्रे इथोपिया। तो देखिए यहाँ पर किन किन देशों की चर्चा हुई है? दक्षिणी सूडान, सोमालिया और इथोपिया। तो सबसे पहले इन 4 देशों की अवस्थिति को हम देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस देश में आता है। उससे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो देखिए, बात हुई है किसकी? सूडान की। यह है सूडान का क्षेत्र। बात हुई है साउथ सूडान की, बात हुई है इथोपिया की और बात हुई है सोमालिया की। तो ये 4 देश हैं जिनकी हमें अवस्थिति देखनी है कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हैं और किस देश में शामिल है। दरअसल ले दे के यही बात करनी है हमें। तो पहला देख लेते हैं, दारफुर दक्षिणी सूडान दिया है और खार्तूम सूडान दिया है। तो देख लेते हैं। तो देखिए, दक्षिणी सूडान का क्षेत्र यहां से शुरू होता है, इसके नीचे दक्षिणी सूडान है ना। और बात कही है दारफुर की, और दारफुर कहाँ है? ये है दारफुर। ये कई हिस्सों में बांटा है। पहले सिर्फ ये एक हिस्से में था, लेकिन अभी ये 5 हिस्सों में लगभग इसको बांट दिया गया है दारफुर को। तो दारफुर कहाँ दिखाई दे रहा है? दारफुर दिखाई दे रहा है साउथ सूडान के ऊपर। साउथ सूडान के ऊपर हमने क्या देखा था? यहाँ पर साउथ सूडान के ऊपर था सूडान। तो ये दारफुर का जो क्षेत्र है ये किस में आता है? ये आता है सूडान में। और ये जितना कलरफुल मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये मैप किसका है? ये मैप है सूडान का।
तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। दक्षिणी सूडान नहीं, बल्कि किसमें है ये सूडान में है। फिर है खार्तूम। अब खार्तूम को देख लेते हैं। तो खार्तूम कहाँ है? खार्तूम तो राजधानी है किसकी? सूडान की। और यहां क्या दिया है? यहां दिया है खार्तूम सूडान। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। फिर दिया है सोमाली, सोमालिया और टाइग्रे इथोपिया। अब देखिए सोमाली, सोमालिया, ऐसा लगेगा हाँ ये तो सोमालिया में ही होगा। तो हमेशा क्या होगा, दिमाग में आएगा कि सोमाली और सोमालिया नाम एक जैसे हैं तो एक ही जगह होगा। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी भी तरह का क्रिएट नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। पहले हम इसको मैप में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए ये मैप किसका है? ये मैप है नीचे की तरफ है इसमें सोमालिया, और ऊपर की तरफ हमने यहाँ देखा था ना, ये क्षेत्र है किसका? इथोपिया का। और उसके नीचे क्या है? सोमालिया। तो ये सोमालिया है नीचे, ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है किसके कलर का है? ये पिस्ता कलर है ना। और इसके ऊपर की तरफ क्या है? इथोपिया। इथोपिया में है सोमाली। ये सारे जनजातीय क्षेत्र है सोमाली, ठीक। और हमें वहां क्या दिया हुआ है? हमें वहां दिया हुआ है सोमाली यानी सोमालिया। तो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये क्षेत्र किसमें है? इथोपिया में। और अंत में दिया है टाइग्रे, जिसे कहा गया है किसमें है? इथोपिया में। तो ये बिल्कुल सही है। टाइग्रे जो क्षेत्र है वो कहाँ है? वो इथोपिया में है। तो अब हम वापस चलते हैं एक बार। ये सही पूछा क्या है? युग्म कौन से सही हैं? तो सही कौन कौन है? 2 और 4, यानी इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। दरअसल ये सारे क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज में रहते हैं। किस कारण? ट्राइब के कारण, यहाँ की जनजातियों के कारण, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ये प्रश्न बना क्यों है। हाल ही में हुए G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया। अब हमें चर्चा करनी है, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या दिया है कि G7 के सभी देश अटलांटिक महासागर या उससे संबंधित सागरों से तटरेखा साझा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। आप सभी को अच्छे से याद होगा, और उसी पर बेस है ये दोनों स्टेटमेंट, उससे हमें उत्तर पता चल जाएगा। एशिया का कोई भी देश G7 का सदस्य देश नहीं है। तो अब आपको अगर सदस्य देश पता होंगे तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं जल्दी से सदस्य देश। तो कौन कौन है G7 कंट्रीज में? कनाडा, USA, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली, और एशिया से कौन शामिल है? जापान। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि क्या लिखा हुआ था कि एशिया की कोई भी कंट्री G7 का सदस्य देश नहीं है, जबकि है कौन है? जापान। अब पहला स्टेटमेंट क्या है कि G7 के सभी देश अटलांटिक महासागर या उससे संबंधित सागरों से तटरेखा साझा करते हैं। तो देखिए अगर हमें पता है अटलांटिक महासागर ये, तो अगर सब करते भी हो तब भी जापान तो नहीं कर सकता, जापान की अवस्थिति तो ऐसी नहीं है। कनाडा और USA वो एक तरफ से पैसिफिक से तटरेखा साझा करते हैं और एक तरफ से यहां किससे? अटलांटिक से। लेकिन अगर वो करते भी हैं, जर्मनी भी इनडायरेक्टली कर रहा है, UK भी, फ्रांस भी, ठीक है, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि जापान नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी अवस्थिति ऐसी है कि वो अटलांटिक से अपनी साझा कर ही नहीं सकता। तो अटलांटिक महासागर या उससे संबंधित सागरों से तटरेखा सभी करते हैं लगभग, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन कौन नहीं करता? जापान। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। और गलत होने का कारण क्या है? जापान है। दोनों स्टेटमेंट गलत होने का कारण क्या है? जापान है। तो कौन सा कथन सही है पूछा है, तो कौन सा कथन सही है? कोई सा भी कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े प्रतिरक्षा गठबंधन नाटो का 2022 का सम्मेलन स्पेन के मैड्रिड में क्या हुआ है? आयोजित किया गया है। अब हमें देखना है कि कौन सा समूह नाटो के सदस्य देशों का है। देखिए नाटो, अब जैसे G7 के सदस्य देश थे तो वो हम टिप्स पे याद कर सकते हैं, ब्रिक्स के सदस्य देश हैं वो हम टिप्स पे याद कर सकते हैं। नाटो के जो सदस्य देश है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कुछ ट्रिक्स अपना लेनी चाहिए। जैसे बजाय इसके कि नाटो के सदस्य देश, यूरोप से नाटो के सदस्य देश में कौन कौन शामिल है, उससे ज्यादा आसान है कौन कौन शामिल नहीं है, इसको याद कर लिया जाए।
मोटा मोटा अगर आपको याद रहेगा कि यूरोपियन कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो नाटो के सदस्य देश में शामिल नहीं है, तो हमारा उत्तर आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ जो मार्क किए गए हैं ये वो मार्क हैं जो शामिल नहीं है। जैसे स्वीडन शामिल नहीं है, फिनलैंड शामिल नहीं है, बेलारूस शामिल नहीं है, यूक्रेन पर पूरा विवाद ही है, आप जानते हैं, मोल्डोवा, सर्बिया, बोस्निया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, ये कुछ देश हैं। अगर आप याद रखेंगे कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो नाटो के सदस्य देश में शामिल नहीं है, तो स्विट्जरलैंड आपको याद रहेगा, आयरलैंड याद रहेगा, बेलारूस याद रहेगा, स्वीडन याद रहेगा, ठीक है, और आपको फिनलैंड भी याद रहेगा। तो अगर इतना भी याद रहता है तो कहीं ना कहीं हम अपना उत्तर निकाल पाएंगे। अब ऑप्शंस देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है पुर्तगाल, आयरलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, तो इसमें से हम जानते हैं आयरलैंड शामिल नहीं है। रोमानिया, बुल्गारिया, फिनलैंड, पोलैंड, ठीक है, तो फिनलैंड भी पढ़ा था ना अभी हमने, ये भी नहीं है। इटली, क्रोएशिया, चेक गणराज्य और बेलारूस भी हमने पढ़ा है, नहीं है। तो उत्तर क्या निकल के आता है? डी, नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे और आइसलैंड। कंफ्यूज नहीं होना है, ये आइसलैंड है और वो आयरलैंड है। तो ऑप्शन इसका कौन सही हुआ? डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हुआ। स्टेटमेंट पढ़ते हैं अगले सवाल का। हाल ही में अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने अल कायदा के सहयोगी संगठन हुर्रस अल दीन के नेता अबू हमजा अल यमनी को सीरिया में एक लक्षित हमले में मार गिराया है। अब ये कुछ चर्चित स्थान हैं जो बीते दिनों चर्चा में रहे हैं और अक्सर चर्चा में रहते हैं, और ये उनकी अवस्थिति है। पहला है सेंट एंटोनियो, टेक्सास, यूएसए, इदलिब, सीरिया, अकाबा पोर्ट सिटी, जॉर्डन और पक्तिका, अफगानिस्तान। तो एक एक करके इनकी हम क्या देख लेते हैं? अवस्थिति देख लेते हैं। ये जो बात हो रही है, ये बात ही कहाँ की हो रही है? इदलिब की ही बात हो रही है, सीरिया में जो घटना हुई है। तो देखिए सेंट एंटोनियो यूएसए, ठीक, उसके अलावा सीरिया में इदलिब और जॉर्डन बॉर्डर पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, और अफगानिस्तान वाला जो पक्तिका दिया है वो भी सही दिया है। एक बार इनको बड़े मैप पर हम देख लेते हैं। देखिए सेंट एंटोनियो ये चर्चा में क्यों है? अभी हमने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा था, न्यूज़ में दिखाया भी गया कि किसी एक ट्रक में 50 से अधिक लोगों के शव मिले हैं, तो उस वजह से ये चर्चा में रहा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। उसके अलावा दूसरा हमारा क्या था? इदलिब। इदलिब ये पूरा क्षेत्र इदलिब सीरिया में है, जिसके ऊपर हमने सवाल बनाया है, जिस स्टेटमेंट के ऊपर। फिर है दूसरा, तीसरा क्या था? अकाबा। तो अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, तो अकाबा पोर्ट यहाँ पर है, जॉर्डन बॉर्डर पर, बिल्कुल सही है ये भी। और अंत में था पक्तिका, अफगानिस्तान, यहाँ पर भूकंप के कारण ये क्षेत्र चर्चा में रहा है। तो चारों ही ऑप्शन क्या है? चारों ही अवस्थिति बिल्कुल सही दी गई है। तो चारों ही बिल्कुल सही है। और पूछा भी क्या है? कितने युग्म सही पूछा है, तो सभी युग्म सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल अदीमी ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने के प्रयासों के क्रम में ईरान के दौरे पर हैं। अब सवाल पूछा गया है कि बगदाद और इस्लामाबाद लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं। देखिए दो बहुत फेमस जगह है, दो बहुत फेमस शहर हैं जो कहां पर हैं? एक ही अक्षांश पर है। इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये दो बड़े शहर हैं जो कहां पर है? एक ही अक्षांश पर है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शहर इस अक्षांश के दक्षिण में स्थित हैं? तो हमें मार्क कर लेना है इन्हें मैप पर। बगदाद और इस्लामाबाद को एक रेखा खींच देंगे, उनको मिला देंगे और फिर देख लेंगे कौन उसके उत्तर में है और कौन उनके दक्षिण में है। ऑप्शन क्या दिए हैं? तेहरान, काबुल, अशगाबाद और अल बशरा, ठीक है। तो देखिए ये है बगदाद और ये है इस्लामाबाद। ये लगभग एक ही अक्षांश पर है, 33.5 यानी 33.5 डिग्री उत्तर। अब देखना है कि कौन हमारे ऑप्शंस में दिया गया इसके दक्षिण में पड़ रहा है इस रेखा के। तो देखिए तेहरान इसके उत्तर में है, अशगाबाद भी उत्तर में है, काबुल भी उत्तर में है, लेकिन अल बसरा ये कहाँ है? इन दोनों ही शहरों को मिलाने वाली रेखा के दक्षिण में है। और अल बशरा अगर आपको याद हो तो एक बार हमने चर्चा की थी दजला फरात नदियों की, टिग्रिस और यूरेटस। उन नदियों की जब हमने चर्चा की थी तो हमने इस क्षेत्र को अच्छे से कवर किया था। प्रीवियस एपिसोड्स में आपको इनकी चर्चा मिल जाएगी। तो कौन है जो दक्षिण में अवस्थित है? अल बशरा।
तो सही कूट का चुनाव अगर हम करेंगे, अगेन ऑप्शन डी केवल 4 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। स्टेटमेंट, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। देखिए आज अभी तक जितने हम सवाल पढ़ चुके हैं उसमें कितने सारे कॉन्फ्रेंस सम्मेलन से जुड़े हुए सवाल है, क्योंकि यूपीएससी से जुड़े हुए सवाल पूछता है। सवाल क्या बना है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार। पहला विचार जो कथन है उस पर विचार करना है। पहला कथन क्या है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के यानी यूएन के सभी सदस्य देश WTO के भी सदस्य हैं। और दूसरा है कि भारत के सभी पड़ोसी देश WTO के सदस्य हैं। तो हम सब अगेन अच्छे से जानते हैं कि WTO और यूएन में कितने कितने सदस्य देश हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश WTO के भी सदस्य देश हैं। हम जानते हैं यूएन में सदस्य देशों की संख्या है 193 और WTO में 164। तो क्या ये पॉसिबल है कि जितने यूएन में हो, यूएन में अगर 193 हैं वो सभी के सभी 164 में कवर हो जाएं? ये पॉसिबल है? ये तो मैथ का सवाल हो गया। तो बिल्कुल भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193 हैं जो कि सभी के सभी WTO के सदस्य देश नहीं हो सकते, क्योंकि WTO के तो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो ही कितने हैं, 164। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के सभी पड़ोसी देश WTO के सदस्य हैं। तो देखिए भारत के सभी पड़ोसी देशों में से भूटान एक ऐसा देश है, भूटान एक ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी देश भी है और WTO का सदस्य नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया स्टेटमेंट। पूछा क्या है, सही पूछा है। देखिए हमेशा इसे मार्क करना है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। तो कोई भी क्या नहीं है, सही नहीं है कोई भी स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद्मा नदी पुल का उद्घाटन किया, जिसे वहां के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाले समय में। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो स्टेटमेंट है वह यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी की धारा का बांग्लादेश में नाम क्रमशः जमुना, पद्मा और मेघना है। और दूसरा स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड है, जिसके ऊपर सवाल बना है कि पद्मा नदी पुल ढाका को अगरतला से जोड़ने वाले मार्ग पर है। तो अब देख लेते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है जमुना। आगे बढ़ने पर जब इसमें इधर से गंगा आकर मिल जाती है तो इसे कहते हैं पद्मा। आगे बढ़ती है जब यही नदी तो इसमें एक सहायक नदी कौन, मेघना आकर जुड़ती है। और अब ये जो नदी है ये क्या कहलाती है, ये मेघना कहलाती है। तो जो इनका क्रम हुआ वो क्या हुआ, जमुना, पद्मा और मेघना। यही क्रम दिया भी है, जमुना, पद्मा और मेघना। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हुआ। अगला स्टेटमेंट है कि पद्मा नदी पर अभी पुल बना है जिसका उद्घाटन हुआ है, वो ढाका को अगरतला से जोड़ने वाले मार्ग पर है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए ये है ढाका और ये है अगरतला। पुल कहां बना है, पुल है ये है पुल। तो ढाका और अगरतला से इस पुल का क्या लेना देना, कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये पुल ना भी होता तो भी ढाका और अगरतला जिस तरीके से जुड़े हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें तो वैसे भी। तो इस पुल से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है अगरतला और ढाका को। अगर हम देखें तो कनेक्टिविटी, अगर इंडिया के मामले में देखें तो कलकत्ता को जरूर फायदा होगा। ये मार्ग ओपन हो जाएगा इसके लिए। तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस यही रखना है कि इतनी बड़ी नदी पर कोई बहुत अच्छा, बहुत करीब जो है वो कोई कनेक्टिविटी, कोई पुल नहीं था। और ये पुल बनने से ढाका और कोलकाता के बीच में जो एक व्यापारिक संबंध है उसके बहुत ज्यादा चांसेस इस पुल के जरिए क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसको इस नजरिए से देखा जा रहा है। दूसरी चीज, जो बांग्लादेश है उसके जो मेन क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ
राजशाही है, जैसे यहाँ खुलना है, बरिसाल है, तो जो ये खुलना और बरिसाल वाले क्षेत्र है ना, ये आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाते थे, तो इनकी कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत कम थी। ये थोड़े संपन्न क्षेत्र माने जाते हैं, ये कम संपन्न क्षेत्र माने जाते हैं, तो इनको भी क्या होगा, फायदा होगा। तो अब वापस जाते हैं स्टेटमेंट पे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पूछा है कौन सा कथन या कौन से सही है, तो कौन सा सही है, केवल एक, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसका आयोजन वर्चुअली किया गया, जिसकी मेजबानी चीन द्वारा की गई। कथन क्या है, ब्रिक्स सदस्यों में से 2 देशों से मकर रेखा और 2 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रिक्स सदस्यों में से केवल एक देश का क्षेत्रीय विस्तार शीत कटिबंध में है। दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन है ब्रिक्स में, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रेखा जा रही है। अब देखिए ये रेखा किसे टच कर रही है, यहां पर ब्राजील को भी है ना, और यहां पर थोड़े से भाग में साउथ अफ्रीका को भी। तो यही कहा गया था कि मकर रेखा 2 देशों से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा को देखें अगर हम, तो कर्क रेखा ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको अगर हम देखें तो अगेन ये भी 2 देशों को क्या करती है, 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और चीन। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। ब्रिक्स सदस्यों में केवल एक देश का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ है, शीत कटिबंध। तो देखिए ये है शीत कटिबंध और ये है रशिया। तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केवल एक ही ऐसा देश है, बाकी तो सब कहाँ है, चाइना यहाँ, इंडिया यहाँ, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है, और सही ही पूछा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं सवाल क्यों बना है। तो विभिन्न संरक्षण प्रयासों के बाद पक्षी गांव के रूप में मान्यता प्राप्त उदयपुर जिले के मेनार गांव को राजस्थान की नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है। सवाल क्या है कि निम्नलिखित रामसर स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जितनी भी रामसर साइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कुछ ली गई हैं, उनको देख लेते हैं। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सांभर झील, नल सरोवर और लोकटक झील। तो इनकी पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले भिंडावास कहाँ है, गुरुग्राम के पास है। सांभर लेक के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, कहाँ है, राजस्थान में। लोकटक मणिपुर में है, तैरती हुई झील कहा जाता है इसे। और ये है नल सरोवर, ये कहाँ है, गुजरात में है। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर क्रम लगाना हो तो भिंडवास, सांभर, लोकटक और फिर नल सरोवर देख लेते हैं। ये एक लिस्ट भी दी गई है जितने साइट्स हैं रामसर वेटलैंड साइट उनकी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को शिकायत होती है मैं साइड में नहीं होती हूँ, तो मैं बिल्कुल साइड में हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और उत्तर क्या हुआ, भिंडावास, सांभर, लोकटक और नल सरोवर। 1 2 4 3 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के चुनिंदा फैसलों के आर्थिक प्रभाव शीर्षक वाली रिपोर्ट नीति आयोग को सौंप दी गई है। यह रिपोर्ट CUTs कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा तैयार की गई थी। अब सवाल है कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शहर इस त्रिभुज के क्षेत्र में अवस्थित हैं? और क्या क्या हैं शहर, भोपाल, पुणे, जयपुर और विशाखापत्तनम। तो देखिए ये शहर क्यों लिए गए हैं, तो पहले हम एक डायरेक्शन का क्या बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं। यह है दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, पुणे और यहां कोलकाता। दरअसल जो एनजीटी के जो ब्रांच हैं वो टोटल 5 हैं, जिसमें से एक मेन है और 4 रीजनल हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बेस पर ये शहर लिए गए हैं कुछ। तो अब जल्दी से हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। कहा गया है कि नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता को मिलाने वाली रेखा ये हमने मिला दी है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो इस त्रिभुज के अंदर होगा वो हमारा क्या नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा।
पूछा गया है कि कौन इस त्रिभुज में अवस्थित है ना। तो देखिए हम अच्छे से जानते हैं पुणे तो बिल्कुल नहीं होगा, पुणे तो बहुत दूर है। अगर आप ऐसे इस त्रिभुज को भी नहीं देखेंगे तब भी समझ पाएंगे कि पुणे नहीं हो सकता। और जयपुर का भी हमें अंदाजा है मोटा मोटा कि नहीं, वो भी दूर होगा। कंफ्यूजन किस में है? भोपाल और विशाखापत्तनम में। तो ऐसे सोचने में ऐसा लगता है कि विशाखापत्तनम तो आउट हो जाएगा त्रिभुज से और भोपाल इन हो जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। भोपाल बहुत नजदीक है लेकिन फिर भी क्या है, बाहर है, और विशाखापत्तनम इस त्रिभुज के कहाँ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो उत्तर क्या हुआ हमारा? हमारा उत्तर हुआ कौन अवस्थित है, विशाखापत्तनम। ऑप्शन डी केवल 4 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, पिछले दिनों पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आए बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ है। तो सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी पर तट पर कौन सा शहर है जो बसा हुआ है और कौन सा शहर है जो बसा हुआ नहीं है। ऑप्शंस है गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़, ईटानगर और सिलचर। तो देखिए मोटा मोटा अगर अभी हम मैप को भी ना देखें तो हम जानते हैं कि ईटानगर किसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की। और ये नहीं आएगी कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सिलचर हम जानते हैं, सिलचर दक्षिण छोर पर है, बिल्कुल दक्षिण में तो नहीं है, दक्षिणतम तो नहीं है, लेकिन दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो उतने दक्षिण में नहीं बहती है, तो ये भी नहीं आएगा। इन दो का हमें अंदाजा है। इन दो को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा ऑप्शन डी बाहर हो जाता है और हमारा ऑप्शन सी बाहर हो जाता है। अब हम ये अच्छे से जानते हैं कि गुवाहाटी और तेजपुर तो इन है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। तो अब कंफ्यूजन किस में है, सिर्फ डिब्रूगढ़ में। तो अब एक बार नक्शे पर चलते हैं। तो ये नक्शा है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए ये है डिब्रूगढ़, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना। तो डिब्रूगढ़, बिल्कुल डिब्रूगढ़ इसके तट पर है। देखिए ईटानगर बहुत ऊपर की तरफ है, अगेन तेजपुर है, फिर यहाँ गुवाहाटी है जिसमें कोई शक नहीं था। देखिए सिलचर यहाँ है, इतना ज्यादा दूर, तो इसलिए सिलचर और ईटानगर में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जो बचे हुए 3 ऑप्शन हैं वो तीनों ही तट पर हैं, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। तो उत्तर कौन सा हुआ, बी। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में पोरबंदर में तैनात तटरक्षक बलों कोस्ट गार्ड के स्क्वाड्रन को स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 यानी ALH Mk3 से युक्त किया गया है। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नौसैनिक केंद्र भारतीय मुख्य भूमि पर नहीं बल्कि किसी द्वीप पर अवस्थित है। और कौन कौन ऑप्शन दिए गए हैं, करवार, वास्को डी गामा, लोनावला और कमोरता। तो अवस्थिति देखते हैं। तो देखिए, तो करवार कहाँ है, करवार गोवा के दक्षिण छोर पर है, उसके बाहर है कर्नाटक में। ठीक है, वास्को डी गामा पणजी में, फिर है लोनावला, तो उसकी अवस्थिति यहाँ है, तो भारत की मुख्य भूमि पर ही है। और है कमोरता, ये कहाँ है, निकोबार, निकोबार। तो उत्तर हमारा क्या है, निकोबार। इस नाम से शिप भी है, शिप, भारत की एक शिप है जिसका नाम क्या है, कमोरता। तो उत्तर क्या आया, कमोरता, ऑप्शन डी। अब देखते हैं एक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया एक प्रश्न संख्या है 70, सेट ए में 70 नंबर पर आपको ये सवाल मिलेगा। सवाल क्या है, क्योंकि आज हमने बहुत सारे सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे सदस्य देश, WTO, ब्रिक्स, ये सब देखा। तो देखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, 2016 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है, पूछा है। ईरान, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत। तो देख लेते हैं, जल्दी से एक नजर डालते हैं कि कौन कौन है। तो सऊदी अरब, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब किसके सदस्य देश हैं, ये सब सदस्य देश हैं खाड़ी सहयोग परिषद के। सऊदी अरब, ओमान और कुवैत इसके अंतर्गत हैं, जबकि ईरान नहीं है। तो उत्तर क्या हुआ, उत्तर हुआ ईरान। अब बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। तो अभ्यास प्रश्न क्या है,
पहला स्टेटमेंट है कि भारत के पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह अधिक पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के पूर्वी तट पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई अधिक है। तो कौन सा कथन सही है बताना है, और अगर सही नहीं है तो कोई भी सही नहीं है। तो अभ्यास प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। मानचित्र के जरिए प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस जारी रखिए। अगले एपिसोड में इस अभ्यास प्रश्न के उत्तर के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।